तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी और आज अपने को जिलों के उपनाम देखने हैं भाई। ठीक है, फटाफट आ जाओ। फिर आज अपन पढ़ेंगे जिलों के उपनाम। हालांकि ये जो इस प्रकार के सवाल है ना, जिलों के उपनाम, ये 2017-18 से पहले बहुत पूछे जाते थे। फिर 2-3 साल में बंद कर दिए, फिर 1-2 साल में दोबारा से पूछना शुरू कर दिया। तो 1-2 क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में यहां से बन जाता है भाई। जिलों को किस नाम से जाना जाता है, जिलों के क्या क्या उपनाम है, वो अपना टॉपिक है भाई। तो फिर भी अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो अपना एक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी इजी नाम है, एकदम आसान से नाम है। तो 1 या 2 मिनट आपकी जो भी कमेंट हुए आराम से बता सको हो, मैं के बाद में आपा क्लास ने शुरू करांगा। फिर भाई तारी कमेंट कौन देखांगा। हाँ सर जी, जिलों के उपनाम बुक में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किताब के अंदर बुक में उपनाम नहीं दे रखे। जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक तुमने पढ़ लिया ना। जिले और संभाग मैंने लास्ट पॉइंट पढ़ाया था, उसके बाद में अगला पेज देखो। छोटा सा मैंने आराम से पूरा का पूरा जो पेज में लिख रखा है ना, वो ये लिख रखा जिलों के उपनाम। यहाँ पर साइड में देखोगे ना, इस प्रकार से एक स्टार सा लगा रखा है। फिर यहां पर मैंने लिख रखा है जिलों के उपनाम। बताओ भी है कि नहीं है। अरे भाई, जब प्रत्येक चीज के ऊपर मेहनत हमने की है तो कैसे नहीं तुम्हें ये नाम दिखेगा, बताओ क्या है ना। किताब में है, बिल्कुल जिलों के उपनाम दे रखे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगी जो किताब में नहीं है, और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। दिख गया क्या किताब में जिलों के उपनाम है। अगला पेज पलट कर तो देखो तुम्हें। बताओ मिल गए हैं सर, चलो ठीक है फिर। ओके, तुमने पेज ही नहीं पलटा, तुम उसी पेज के ऊपर घूम रहे हो अब तक। चलो सबसे पहले अपने जिस जिले के उपनाम की बात करते हैं उसका नाम है गंगानगर। हम यहां से चलते हैं भी सबसे ऊपर ही ऊपर। भाई गंगानगर को किस किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अन्नागार है ना, वो गंगानगर को कहते हैं। धान का कटोरा भी गंगानगर को कहा जाता है। क्यों भाई, सर्वाधिक अन्न उत्पादन के कारण गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है, रामनगर है। ये अपने को दो बातें ध्यान रखनी है। राजस्थान का अन्नागार सर्वाधिक अन्न उत्पादन के कारण है, और धान का कटोरा भी किसको कहा जाता है, गंगानगर को कहा जाता है। रख लोगे ध्यान में, क्योंकि गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं कपास होती है, इसलिए गंगानगर को हम राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन के कारण। बाकी जब हम कृषि पढ़ेंगे तो मैं और भी बता दूंगा भाई। आप देखोगे यानी कि सबसे ज्यादा कृषि कहां पर होती है, सबसे ज्यादा फसलें सर्वाधिक गेहूं गंगानगर में होती है, और इसको दान का कटोरा भी कहा जाता है। बीकानेर, बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर व राती घाटी। राती का मतलब होता है कि लाल। तो बीकानेर के अंदर जो मिट्टी है ना, वो यानी कि लाल बजरी जैसी है भाई। ठीक है, बीकानेर की जो मिट्टी है वो लाल बद्री जैसी है, इसलिए बीकानेर को राती घाटी भी कहते हैं। इसके अलावा ऊन का घर भी कहते हैं, क्योंकि एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ना, वो बीकानेर में है। ये मैं जब यानी कि पशु संपदा बताऊंगा ना, तब वहां पर ये बात लिखा दूंगा कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है, बीकानेर में है। इसलिए बीकानेर को क्या कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं। बीकानेर के दो ही उपनाम हैं। एक तो अपने ऊन का घर, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है। एक नाम है राती घाटी, यानी कि बीकानेर की जो मिट्टी है वो लाल बजरी जैसी है। और राती का मतलब ही क्या होता है, रात यानी कि शाम जैसी जो मिट्टी होती है ना, वो यानी कि लाल लाल जैसी बजरी होती है। इसलिए बीकानेर को क्या कहते हैं, राती घाटी कहते हैं। अरे भाई गिरिराज, कॉपी पेस्ट मत करे रे। अरे तुम्हें क्या डाउट लगता है कि अरे तुम पढ़ तो लो, इनको याद तो कर लो। जिस दिन तुम्हारी किताब याद हो जाए उस दिन मेरे पास में आ जाना के। कोई बात अगर किसी को पूछनी होती है ना, तो तुम्हारे कॉपी पेस्ट की वजह से उसकी बात रह जाती है। तुम क्योंकि इतना कॉपी पेस्ट करते हो जिनका कोई लेना देना नहीं होता, न क्लास से लेना देना होता है। फिर मैं कमेंट बंद कर दूंगा, फिर क्या मतलब है।
इसलिए क्लास को डिस्टर्ब मत क्या करो भाई। मैं कभी ये तो नहीं कहता ना क्लास में आकर के मेरी क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्या कभी ऐसी बातें तो मैंने कभी नहीं की क्लास में आकर। अगर बढ़िया पढ़ने का मौका मिल रहा है तो कम से कम अच्छा फायदा उठा लो। बस इसीलिए यही चीज का अंतर होता है। ऐप के ऊपर पढ़ाते हैं तो इस प्रकार के कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं आते हैं। वहां पर बच्चे को पता, हाँ यार अगर 200-300 रुपए दें तो मुझे सीरियस होकर पढ़ना है। यूट्यूब का तुम कभी फायदा नहीं उठाते, यहाँ पे लग जाते हो फटाफट दे दड़ादर कॉपी पेस्ट करने, कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, हाँ चलो छोड़ो रे भाई। तो हम जिलों का उपनाम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले गंगानगर का बताया है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, गंगानगर को धान का कटोरा कहते हैं सर्वाधिक अनुत्पादन के कारण। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर मैंने बताया बीकानेर के बारे में। बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। ये बात मैं तुम्हें पशु संपदा में लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना कि सर आपने बात लिखाई नहीं है। इसके अलावा बीकानेर को राती घाटी भी कहते हैं। राती का मतलब होता है लाल। और अगर आप कभी बीकानेर घूमने जाओगे तो वहां पर आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी ना, बजरी जैसी लाल देखने को मिलेगी। इसलिए बीकानेर को क्या कहते हैं? राती घाटी भी कहते हैं। आगे अपने जैसलमेर के प्राचीन नाम है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? जैसलमेर के हैं। एक एक नाम के ऊपर चर्चा कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का अंडमान। सर जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान क्यों कहते हैं? पहले यानी कि जिस प्रकार से काले पानी की सजा अंडमान निकोबार में दी जाती थी ना, आजकल उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए सजा क्या है? जैसलमेर में ट्रांसफर कर दोगे। और यानी कि अंडमान निकोबार के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, अलग ही द्वीप होता था। अंग्रेज भी यानी कि सजा देते काले पानी की तो अंडमान में भेज देते थे। उसी प्रकार से यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? जैसलमेर है भाई। कोई ध्यान नहीं देता, हालांकि क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। फिर भी आपने कभी सुना होगा, कभी नेताओं के भाषण सुने होंगे भाई कि सरकारी कर्मचारी की अगर थोड़ी सी रैंक भी कम रहती है ना, तो भी यानी कि उसे कहां पर पोस्टिंग दी जाती है? जैसलमेर बाड़मेर में दी जाती है। एक यानी कि सजा के तौर पर देखते हैं। कोई कर्मचारी गलती कर देता तो भी यानी कि उसको बोलते हैं कि तेरा जैसलमेर ट्रांसफर कर दूंगा क्या। तो एक प्रकार से क्या राजस्थान का अंडमान है भाई। और वैसे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा है कि हमने तो दुनिया में 7 अजूबे देखे हैं, लेकिन वास्तव में 8वां अजूबा क्या है? जैसलमेर है अभी। तो जिस प्रकार से अपना अंडमान निकोबार है ना, उसी प्रकार से अलग ही है अपना जैसलमेर। इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, इसे सुनहरा शहर भी कहा जाता है। अगर आप कभी जैसलमेर घूमने जाओगे ना, तो आप यानी कि सुबह शाम इसकी मिट्टी देखना। जब यानी कि सूर्य की किरणें इसकी मिट्टी पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है यार कि सोना चमक रहा है। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर्ण का मतलब होता है सोना। इसलिए कहते हैं स्वर्ण नगरी है, सुनहरा शहर है। तो इसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। एक आपके आएगा सुवर्ण नगरी, ये तो स्वर्ण है। एक आएगा सुवर्ण नगरी, वो जालोर को कहते हैं भाई, जालोर के किले को कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। और वैसे ये बात मैं तुम्हें किलो में पढ़ा भी दूंगा। हवेलियों का शहर, जैसलमेर में खूब सारी हवेलियां हैं। जैसे अपन हवेलियों के अंदर पढ़ेंगे भी, पटुओं की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है। तो खूब सारी हवेलियां हैं, इसलिए जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर तो पीले पत्थरों के लिए फेमस भी है। जो जैसलमेर का अपना किला है वो भी यानी कि पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए जैसलमेर को क्या कहते हैं? पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब, ये हमने खुद से नाम दे दिया भाई। अब मान लो किसी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जैसलमेर में, तो यार क्या तेरे को तो सजा दे दी ना यार, सजा कहीं की है क्या? मैं तो रेगिस्तान के गुलाब में बैठा हूं क्या। ठीक है, हालांकि अब तो जैसलमेर बहुत यानी कि अच्छा हो गया है। पहले तो लोग सजा के तौर पर देखते थे, लेकिन आजकल तो पिकनिक मनाने जाते हैं। 31st भी कहां पर बनाए, चलो जैसलमेर में बनाकर आते हैं क्या। ठीक है, यानी कि रेगिस्तान का गुलाब है, जरोखों की नगरी है, हवेलियों का शहर है। जब हवेलियां होंगे तो खूब सारे जरोखे भी देखने को मिलेंगे। तो जरोखों की नगरी है, पंखों की नगरी है, यानी कि इस प्रकार से खूब सारे पंखे आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। यानी कि पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में है। और राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र भी अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया था।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, पंखों की नगरी भी कहते हैं भाई। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहां पर है, जैसलमेर में खूब सारे पंखे लगे हुए हैं। गलियों का शहर है, म्यूजियम सिटी है, ये भी क्या है, जैसलमेर के प्राचीन नाम है भाई। जोधपुर, जोधपुर के प्राचीन नाम यानी कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। जैसे मान लो कि ये अपना राजस्थान है, राजस्थान कहा गया, कोई नक्शा है क्या, हाँ ये अपना राजस्थान है, और यहां पर आपका जिला आ जाता है जिसका नाम है जोधपुर। तो जोधपुर को क्या कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं। मतलब अगर आपको मरुस्थल में प्रवेश करना है तो आपको जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा। मरुस्थल कहां पर सर, ये अपने जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरार, बीकानेर में यहां पर मरुस्थल फैला हुआ है। सर हमें तो मरुस्थल में जाना है, तो अगर आप मरुस्थल में जाओगे तो आप कहां से होकर जाओगे, जोधपुर से होकर जाओगे। इसलिए जोधपुर को क्या कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मरुस्थल में अगर आपको प्रवेश करना है तो जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार। सूर्य नगरी भी बड़ा फेमस नाम है जोधपुर का, यानी कि सूर्य नगरी बड़ा शानदार नाम है। कहते हैं कि जो जोधपुर की जलवायु है ना, वो इस प्रकार की है कि यहाँ के लोगों को साल भर चमकदार धूप मिलती रहती है, जो इस शहर को अन्य शहरों से थोड़ा अलग करती है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर सूरज वो 8.5 घंटे से ज्यादा चमकता है, और पूरे साल भर यानी कि यहाँ पर चमकदार धूप रहती है। अलग अलग कारण है, अपने को ये ध्यान रखना है कि जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, नीली नगरी भी कहते हैं। अगर आप कभी जोधपुर का मेहरानगढ़ देखने जाओगे, यानी कि अगर कभी मेहरानगढ़ का किला देखने जाओगे ना, तो उसके आसपास में जो घर बने हुए ना, उन घरों को देखना, वो सारे के सारे घर आपको इस प्रकार से नीले कलर में दिखाई देंगे। इसलिए जोधपुर को क्या कहते हैं, नीली नगरी कहते हैं, मतलब ब्लू सिटी कहते हैं भाई। ठीक है, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। तो तीनों के अलग अलग नाम हैं। ओके, तो ब्लू सिटी किसको कहते हैं, अपने जोधपुर को कहते हैं। देख लेना, जैसे मान लो ये आपका मेहरानगढ़ किला है, और इसके आसपास में आप जो भी घर देखोगे ना, सारे के सारे यानी कि नीले कलर में दिखाई देंगे। हैंडीक्राफ्ट, अच्छा, राजस्थान की विधि नगरी, विधि का मतलब होता है कानून, कि विधि के अनुसार चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो राजस्थान की विधि नगरी मतलब राजस्थान की कानून नगरी। जब यानी कि अपना राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है, तो सीधी सी बात है, कहां पर है, जब राजस्थान का हाईकोर्ट ही जोधपुर में, तो जोधपुर को क्या कहेंगे, विधि नगरी कहेंगे, कानून नगरी कहेंगे। हैंडीक्राफ्ट सिटी, यानी कि हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनी वस्तु के लिए फेमस है। जोधपुर है वो इस प्रकार से हाथ से बनाए गए खिलौने हैं, इस प्रकार से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसके लिए फेमस है। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनी चीजों के लिए फेमस होना। तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट सिटी है, हाथ से बनी वस्तुओं के लिए फेमस है। किलों का शहर भी किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, ओसिया को कहते हैं। ये भी मैंने थोड़ा नोट लगाकर लिख रखा है, यानी कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, ओसिया को कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पटन है भाई। सर राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को क्यों कहते हैं, देखो ओसिया 8वीं शताब्दी के हिंदू और जैन मंदिरों के लिए फेमस है भाई। यहाँ के मंदिरों की जो स्थापत्य कला है ना, वो भुवनेश्वर के मंदिरों से बिल्कुल यानी कि मिलती जुलती है। ओसिया के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, उसी प्रकार के मंदिरों की जो स्थापत्य कला है वो भुवनेश्वर के मंदिरों से मिलती जुलती है। इसलिए हमने ओसिया को क्या कहा, राजस्थान का भुवनेश्वर कह दिया। ठीक है, उससे हमने तुलना कर दी। ओसिया का प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है, उपकेश पटन मिलता है। ओके, आगे हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के जो प्राचीन नाम है, जैसे जिलों की नगरी है भाई, जिलों की नगरी तो उदयपुर को कहते ही हैं। अगर जिलों को अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेक। लेक का मतलब होता है झील, और नगरी यानी कि सिटी, इसलिए उदयपुर को लेक सिटी भी कहते हैं। मेरा अगर कोई सबसे फेवरेट शहर है ना, तो वह उदयपुर। सच में घूमने फिरने का मजा उदयपुर में ही है। इतना बढ़िया, इतना शानदार शहर है। अगर जिंदगी में कभी आपको मौका मिले तो एक बार उदयपुर जरूर जाना, क्योंकि नौकरी लगने से पहले हमारा भी सपना हुआ करता था यार कि उदयपुर तो घूमने का है।
इतना शानदार शहर है, चाहे गर्मी में जाओ सर्दी में जाओ, एकदम शानदार मौसम, सुहाना मौसम। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। जिस प्रकार का मौसम कश्मीर में होता है ना, उसी प्रकार का मौसम उदयपुर में होता है। ना तो गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, खूब सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है, स्वरूप सागर झील है, इतनी सारी झीलें हैं। इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। और बड़ा खूबसूरत शहर है भाई, सच में मुझे सबसे अच्छा और सबसे शानदार शहर ये लगता है। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। वेनिस है वो इटली का एक शहर है, यानी क्या? वेनिस क्या है? वेनिस इटली का एक शहर है भाई। तो जिस प्रकार से वेनिस अपनी संस्कृति, अपने भौतिक स्वरूप के लिए फेमस है ना, उसी प्रकार का भौतिक स्वरूप सेम टू सेम उदयपुर का है। यानी कि जिस प्रकार से इटली का वेनिस शहर दिखता है, उसी प्रकार से हमारा उदयपुर दिखता है। तो हमने इसे क्या कहा? ये तो पूर्व का वेनिस है। इसे जिंक नगरी भी कहा जाता है। हमें पता है कि सर्वाधिक सीसा जस्ता उदयपुर से निकलता है, इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? जिंक नगरी भी कहते हैं। ये बात मैं तुम्हें खनिज में पढ़ा भी दूंगा। फाउंटेन यानी कि फंवारा, माउंटेन यानी कि पहाड़, फाउंटेन माउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। और व्हाइट सिटी भी उदयपुर को कहते हैं। आपके भी यानी कि पिछोला झील देखने जाओगे ना, तो आपको इस प्रकार से आसपास में जो घर हैं, इमारतें हैं, वो यानी कि आपको सफेद कलर की देखने को मिलेंगी। लगभग यानी कि जो इमारतें हैं, जो घर हैं, वो सब यानी कि व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी भी कहते हैं। जोधपुर को हम ब्लू सिटी कहते हैं, उदयपुर को हम व्हाइट सिटी कहते हैं। अगर आप कभी जयपुर घूमने जाओगे तो लगभग आपको इमारतें पिंक कलर में देखने को मिलेंगी, इसलिए जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं अभी। ठीक है। अगर आपको पहाड़ खूब सारे देखने हैं तो कहां पर जाओ? डूंगरपुर जाओ भी। डूंगरपुर में आपको पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। सिरोही, सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं अभी। सबसे ज्यादा ठंड कहां पर पड़ती है? सिरोही में पड़ती है अभी। और फिर भी अगर ठंडा स्थान ही पूछ ले तो माउंट आबू। इसलिए माउंट आबू को क्या कहते हैं? माउंट आबू को राजस्थान का बरखो यासक भी कहते हैं। बरखो यासक एक स्थान है रूस के अंदर, यानी कि दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखो यासक है, जो कहां पर है? रूस के अंदर है। तो उसी प्रकार से हमने भी राजस्थान के उस स्थान की तुलना कर ली। हमने कहा कि देखो राजस्थान का बरखो यासक कौन सा है? माउंट आबू है। क्यों भाई? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ठंडा शहर है। और यानी कि ठंडा शहर मतलब शिमला है भाई। शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हनीमून मनाने के लिए शिमला जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने तो कहां पर जाओगे? सबसे अच्छा मौका है अपने तो माउंट आबू चले जाओ घूमने के लिए, वो अपना राजस्थान का शिमला ही है। अंग्रेजों को भी जब गर्मी लगती थी ना, तो वो कहां पर भागकर जाते थे? माउंट आबू भागकर जाते थे। 6 महीने अजमेर में रहते थे और 6 महीने माउंट आबू रहते थे। ठीक है। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं, भक्ति व शक्ति की नगरी कहते हैं भाई। हाँ हाँ, करा देंगे भाई, ठीक है चलो। ओके। तो राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। और राजस्थान का बुरखा सेकंड के ठंडा स्थान किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। आगे अपने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी। देखो राजस्थान का गौरव होता है ये। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया। अगर आपको राजस्थान के दुर्गों में से कुछ देखना है ना, तो सबसे शानदार दुर्ग है चित्तौड़गढ़। यानी कि आपने चित्तौड़गढ़ देख लिया ना, तो इसके आगे सब किले फीके हैं भाई। इसीलिए कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया, बाकी सब छोटे मोटे किले हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा है जो राजस्थान का गौरव बढ़ाता है भाई। तो राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ को भक्ति व शक्ति की नगरी भी कहते हैं। देखो भक्ति तो सीधी सी बात है, संत रैदास की छतरी यहीं पर है, मीराबाई की खूब सारी भक्ति है, तो भक्ति हो तो मीराबाई जैसी, तो इसलिए इसको भक्ति की नगरी कहते हैं। और शक्ति के मामले में तो चित्तौड़गढ़ से आगे कोई नहीं है भाई, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले में तो 3 साके हुए हैं।
तो वैसे भी ये शक्ति की नगरी है, तो भक्ति और शक्ति की नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर कहा जाता है, 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है। अगर आप कभी माही नदी घूमने जाओगे तो वहां पर आपको इस प्रकार से छोटे मोटे 100 टापू देखने को मिलेंगे, इसलिए बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, अगर राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। यह बात मैं तुम्हें मानसून के अंदर, जलवायु के अंदर और भी शानदार तरीके से बता दूंगा, तब तुम समझ जाओगे कि राजस्थान में मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो अगर राजस्थान में सबसे पहले मानसून आता है तो बांसवाड़ा से आता है, इसलिए बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। सबसे पहले अरब सागर की जो शाखा है, ठीक है, वो कहां से आती है? अपने सबसे पहले बांसवाड़ा से आती है। ठीक है, कर लोगे याद? ठीक है भैया, नॉर्मल सी बात। आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। इसके बाद में अगला जो जिला उसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, राजस्थान की चेरापूंजी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं भी? यानी कि नागपुर के संतरे बहुत ज्यादा फेमस हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में अगर कहीं के संतरे प्रसिद्ध है ना, तो है झालावाड़ के। सबसे ज्यादा संतरे भारत में नागपुर महाराष्ट्र में होते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरे कहां पर होते हैं? झालावाड़ में होते हैं। इसलिए हमने झालावाड़ को क्या कहा? राजस्थान का नागपुर कहा। इसके बाद में राजस्थान की चेरापूंजी, मेघालय का एक शहर है जिसका नाम है चेरापूंजी, और भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में। ठीक है, और चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या? सोरा है, यानी कि चेरापूंजी का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, इसका वर्तमान नाम है सोरा। तो चेरापूंजी मेघालय का एक शहर है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसी प्रकार से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। इसलिए झालावाड़ को क्या कहा गया है? राजस्थान की चेरापूंजी कहा गया है। ओके सर। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। खूब सारे उद्योग है, खूब सारे फैक्ट्रियां हैं, वो कोटा में लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार से राजस्थान का कानपुर क्या हो गया? कोटा हो गया। यानी कि सेम टू सेम तुलना की गई भी, कानपुर में खूब सारे उद्योग लगे हैं, उसी प्रकार से खूब सारे उद्योग कहां पर हैं? कोटा में। तो ये तो वैसे याद हो जाएगा, यानी कि कानपुर और यानी कि कोटा। तो राजस्थान का कानपुर क्या हो गया? कोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे उद्योग हैं और इसी प्रकार के उद्योग हमें कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, तो हमने इसकी तुलना कर दी भी। राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी के कारण, सबको पता ही है शिक्षा के मामले में सबसे पहले नाम किसका आता है? कोटा का ही आता है। तो आप छोटे मोटे के बारे में कोई भी खबर पढ़ते हो, कोचिंगों से संबंधित देखते हो, तो शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, सब यानी कि कोटा की तरफ भागते हैं। कभी यानी शिक्षा नगरी की तरफ जाओ, क्या शिक्षा नगरी? क्या है शिक्षा नगरी? कोटा, सबसे ज्यादा शिक्षा के कारण। ठीक है, तो बच्चे वहां पर सुसाइड भी खूब सारे कर लेते हैं, इतना भयंकर डिप्रेशन होता है, कोचिंगों का, अध्यापकों का, माता पिता का, पता नहीं कितना दबाव होता है। और खबर भी आती है के बारे में, एक शिक्षा नगरी में एक फिर बच्चे ने कर लिया आत्महत्या, फिर सुसाइड कर लिया, ऐसी खूब सारी आपको बारे में घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमेशा ये नाम आता है शिक्षा नगरी, आपको भी देखना। तो कोटा को क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान का नालंदा कहते हैं। अभी इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं कि इंद्र ने एक नगरी बसाई थी जिसका नाम था अमरावती। तो उसी प्रकार से इंद्रप्रस्थ यानी कि इंद्र की अमरावती नगरी से तुलना की गई है कोटा की भी। हमारा जो कोटा है ना, वो भी अन्य का इंद्रप्रस्थ से कम नहीं है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ये। औद्योगिक तो वैसे भी हो गया, खूब सारे उद्योगों के कारण है, तो इसको तुलना भी की गई कानपुर के साथ में। और यानी कि इंद्रप्रस्थ, इंद्र की अमरावती नगरी से तुलना की गई इसकी। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र भी किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। उद्यानों का शहर, बगीचों का शहर, खूब सारे गार्डन है भी। ठीक है, तो खूब सारे प्रेमी जोड़ों के बैठने के लिए गार्डन मिल जाएंगे, उद्योग मिल जाएंगे, बगीचे मिल जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? उद्यानों का शहर है, बगीचों का शहर कहा जाता है कोटा को। 12 12 को क्या कहते हैं सर? 12 को कहते हैं वराह नगरी और लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि। देखो वराह नगरी यानी कि 12 के अंदर भगवान विष्णु के वराह अवतार की खूब सारी मूर्तियां मिली हैं, इसलिए 12 को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले देखो वराह नगरी यानी कि भगवान विष्णु का वराह अवतार है, और उसकी यानी कि यहां पर खूब सारी क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं भाई। ठीक है, तो 12 को क्या कहते हैं? वराह नगरी कहते हैं।
समझ जाओगे। तो 12 का प्राचीन नाम क्या है? वरानगरी है। और बताओ, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहते हैं कि 12 में खूब सारे वन हैं और खूब सारी नदी की घाटियां हैं, इसलिए इसका नाम है लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि। रख लोगे थोड़ा बहुत ध्यान में? ठीक है सर। बूंदी का वैसे ही पता है, बावड़ियों का शहर, छोटी काशी, यानी कि छोटी काशी इसलिए कहते हैं कि बूंदी में खूब सारे मंदिर हैं भाई। खूब सारे मंदिर होने के कारण बूंदी को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। बावड़ियों का शहर, ये बावड़ियां तो अपने अलग से टॉपिक लगता है, जो मैं तुम्हें कला संस्कृति में पढ़ा दूंगा। सिटियों पे स्टेप वेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बूंदी के अंदर खूब सारी बावड़ियां बनी हुई हैं। यानी कि बावड़ियां क्या सर? इस प्रकार से पानी के संग्रहण के लिए इनका निर्माण किया जाता था। तो ये तो अपने अलग से टॉपिक भी लगता है। तो बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। और हर तीसरे चौथे एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। भीलवाड़ा आ गया अभी। भीलवाड़ा क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी मतलब वस्त्र नगरी। और राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी मतलब वस्त्र नगरी, और राजस्थान का मैनचेस्टर। जैसे यहां पर जो कपड़ा बनता है ना, वो कच्चा कपड़ा बनता है। अब तुम सोचोगे यार कि भीलवाड़ा को तो वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर तो यानी कि बहुत सारा सस्ता कपड़ा होगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर केवल यानी कि कच्चे कपड़े का निर्माण होता है। हाँ, अरे भाई बोल देंगे, अरे अभी तो रुक जा, क्लास का महीना है। ये बात तुम फोन करके भी तो बोल सकते हो, जब तुम्हें क्लास में मजा आता है क्या कॉपी पेस्ट करने में? चलो ठीक है। टेक्सटाइल सिटी मतलब वस्त्र नगरी। हाँ, चलो आगे। तो भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी। अब ये मत समझना यार कि यहाँ पर तो आपको कपड़ा बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पर यानी का जो कपड़ा बनता है ना, वो यानी का कच्चा कपड़ा बनता है। कपड़े के अंदर जो धागे होते हैं ना, धागे बनाने की खूब सारी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, इसलिए इसको वस्त्र नगरी कहा जाता है। मैंने भी सबसे पहले जब यानी कि किताबों में पढ़ा ना, तब मैं ये सोचता था यार कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर तो खूब सारा कपड़ा सस्ता होगा। तो मैं यहाँ पर कपड़ा लेने के लिए आया था। तब मुझे बाद में चला गया यहाँ पर कपड़ा बनता है, यानी कि जो कपड़े के धागे होते हैं ना, उसकी फैक्ट्रियां हैं। बाकी वास्तव में कोई कपड़ा सस्ता नहीं है। तुम सोचोगे वस्त्र नगरी है तो पता नहीं कपड़े तो एकदम ही सस्ते सस्ते मिल जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। इस प्रकार से यानी कि भीलवाड़ा में खूब सारे कच्चे धागे की फैक्ट्रियां हैं, वो कच्चा धागा कपड़े बनाने में काम आता है। इसके बाद में इसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। देखो, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो पूरी दुनिया में सूती कपड़ों के लिए फेमस है। उसी प्रकार से हमने भीलवाड़ा की तुलना किसके साथ में की है? मैनचेस्टर के साथ में की है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन हो गया? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा हो गया। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है भाई, और यह शहर पूरी दुनिया में सूती कपड़ों के लिए फेमस है। उसी प्रकार से कपड़ों की बात आती है तो सबसे पहले कौन आएगा? भीलवाड़ा आएगा। तो हमने हमारी भीलवाड़ा की तुलना किसके साथ में कर दी? इंग्लैंड के मैनचेस्टर के साथ में कर दी। अब्रक नगरी, ये अपन खनिज पढ़ेंगे। यानी कि भीलवाड़ा में सर्वाधिक अब्रक पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइका भी कहते हैं। ठीक है, इससे तापरोधी ईंटें, चादरें बनाई जाती हैं। इसका कारखाना भी भीलवाड़ा में लगा हुआ है। और तालाबों का शहर, सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहां पर होती है? भीलवाड़ा के अंदर होती है। तालाबों का शहर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। खूब सारे तालाब है यहाँ पर। ओके। फिर मैंने नीचे नोट लगाकर लिखा है कि धीरे धीरे राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन बन गया? भिवाड़ी बन गया। लोगों को पता ही नहीं चला और एक नया मैनचेस्टर निकल कर आ गया, जिसका नाम है भिवाड़ी, जो कहां पर है? खैरतले तिजारा में है। तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर मतलब नया मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी है, जो खैरतल तिजारा में है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। आगे आ जाओ भी, अजमेर। बिल्कुल सर, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर आओ। अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हरदे, राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका। ये इसके चार नाम हैं। राजस्थान का हरदे क्यों कहते हैं? देखो, अजमेर में बैठकर आप यानी कि पूरे के पूरे राजस्थान को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो।
पृथ्वीराज चौहान की कभी राजधानी रहा करती थी अजमेर। मुगल भी यानी कि अगर राजस्थान को कंट्रोल करते तो कहां से करते थे, अजमेर से करते थे। उसके बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी कहां पर बैठते थे, अजमेर में बैठते थे। कुल मिलाकर अगर आपने अजमेर को जीत लिया ना तो आपने राजस्थान को जीत लिया। तो ये राजस्थान का हार्ट है भाई, राजस्थान का दिल है, एकदम बीचों बीच है। तो राजस्थान का हृदय कौन सा हो गया, अजमेर हो गया। राजपुताने की कुंजी, कुंजी यानी क्या, ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, कुंजी है, राजपुताने की कुंजी है। आप अजमेर को जीत लो, अजमेर में आकर बैठ जाओ, आप पूरे के पूरे राजपुताना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये क्या होगी, राजपुताने की कुंजी होगी भाई। भारत का मक्का कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय का जो सबसे बड़ा तीर्थ है वो सऊदी अरब के अंदर मक्का है। उसी प्रकार से अगर भारत में बात करें ना तो भारत में सबसे बड़ा कौन से, अपने ख्वाजा साहब की दरगाह है जो अजमेर के अंदर है। इसलिए अजमेर को क्या कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। और राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहा जाता है। खूब सारे विदेशी आक्रमण को रोकने का काम किया अजमेर ने। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहां पर हुए हैं, अजमेर के किले पर हुए हैं। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। ये नॉर्मल से नाम थे भी। भरतपुर, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, अगर आपको राजस्थान में प्रवेश करना है तो कहां से आओगे, भरतपुर से आओगे। सर आ तो कहीं से आ सकते हैं, चूरू से आ जाएंगे, झुंझुनू से आ जाएंगे, हनुमानगढ़ से आ जाएंगे, कहीं से राजस्थान में प्रवेश कर सकते हैं, कर सकते हैं अभी। लेकिन हमारी किताबें ये कहती हैं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर ही है। आप यानी कि भरतपुर से ही राजस्थान में प्रवेश कर सकते हो। इसके अलावा इसको राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। ओके भाई। धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड, यानी कि लाल पत्थरों की वजह से धौलपुर का नाम पड़ा है रेड डायमंड। रेड यानी कि लाल, डायमंड यानी कि पत्थर है, तो लाल पत्थरों के लिए धौलपुर का नाम क्या पड़ गया, रेड डायमंड है। धौलपुर के लाल पत्थर बहुत प्रसिद्ध है भी। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, धौलपुर को कहते हैं। ये पूर्वी प्रवेश द्वार हो गया। डांग का राजा यानी कि चंबल नदी जहां से बहती है, जो उत्काश स्थलाकृतियां बनती है, उसे क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा आगे भौतिक प्रदेश में कि सर डांग क्षेत्र होता क्या है, तो वहां पर तुम्हें समझ में आएगा। डांग का राजा तो कहते हैं धौलपुर को और डांग की रानी कहते हैं करौली को, बिल्कुल इसके पास में ही है। ये अपने डांग का राजा हो गया और ये रानी होगी, बिल्कुल राजा रानी पास में बैठे हैं। ये तो राजा हो गया और ये रानी होगी। तो पूछ लेकर डांग का राजा किसे कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को, और डांग की रानी किसे कहते हैं, रानी इसके बिल्कुल पास में बैठी रानी कहते हैं करौली को। और धौलपुर का एक प्राचीन नाम भी मिलता है, क्या नाम मिलता है सर, कोठी। कोठी यानी कि धौलपुर का प्राचीन नाम है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं सर। डांग की रानी भी मैंने बताया, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। और इसके अलावा करौली का प्राचीन नाम भी मिलता है जिसका नाम है गोपाल पाल। गोपाल यानी कि देखो करौली के अंदर भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश का शासन रहा था, सीधी सी बात है। और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, गोपाल कहते हैं। और करौली के अंदर जितने भी शासक हुए ना, सब के पीछे नाम की क्या लगता है, पाल लगता है। पाल का मतलब होता है गायों को पालने वाला, इसलिए गोपाल पाल करौली का प्राचीन नाम रहा है। जयपुर के नाम देख लो भी, जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो उसी प्रकार से हमने हमारे जयपुर की तुलना किसके साथ में की है, पेरिस के साथ में की है। हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से फ्रांस का बहुत ही सुंदर शहर पेरिस है ना, उसी प्रकार से हमारे राजस्थान का शहर है जयपुर, ये पूर्व का पेरिस है। पिंक सिटी भी कहते हैं, ये हमने राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ा भी है। यानी कि जब 1876 के अंदर जो अल्बर्ट जी आए थे जयपुर घूमने के लिए, तब उनके सम्मान में, उनके स्वागत के लिए अपने जयपुर के शासक राम सिंह जी सेकंड ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और गुलाबी का मतलब होता है सेवा और स्वागत का प्रतीक। और लड़कियों का सबसे फेवरेट कलर कौन सा होता है, पिंक कलर होता है भाई, ठीक है। तो जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। रख लोगे ध्यान में, क्योंकि जयपुर की लगभग आपको इमारतें इसी प्रकार की पिंक कलर की देखने को मिलेंगी, लगभग इमारतें, इसलिए जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं।
यानी कि जयपुर शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर को इस प्रकार से बसाया कि आज भी यानी कि वहां पर ऐसी कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, खूब सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, यानी कि 2-2 ट्रक आराम से गुजार लोग हैं। बहुत शानदार योजनाबद्ध तरीके से वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरे जयपुर को बसाया गया है। इसलिए सीवी रमन ने जयपुर शहर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा है, और ये बात मैंने तुम्हें जयपुर के इतिहास में पढ़ाई है। तो सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं, हेरिटेज सिटी जयपुर को कहते हैं। खूब सारी यहाँ पर पुरातात्विक चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। रतन नगरी, पन्ना नगरी, तो देखो जयपुर ही है भाई। रतन के मामले में, पन्ने के मामले में जयपुर से आगे कोई नहीं है। और प्लास्टिक हब यानी कि प्लास्टिक केंद्र भी जयपुर को कहा जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक बनाने का काम भी अच्छा होता है। तो प्लास्टिक हब किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे। चंपावती यानी कि चाकसू कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो चाकसू का प्राचीन नाम क्या है? चंपावती। भी थोड़ा सा मैंने नोट लगाकर लिखा है भाई। ओके, चलो भाई। तो चाकसू यानी कि जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? चंपावती। नागौर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, रतन नगरी, पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। धातु नगरी है ना, धातु नगरी नागौर को कहते हैं। ध्यान रखना भी, नागौर को औजारों की नगरी भी कहते हैं, धातु नगरी भी कहते हैं। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले नागौर में औजारों का काम बड़े पैमाने पर होता था। यहां पर तोप बनाने का काम भी किया जाता था। पहले यहाँ पर यानी कि तोप बनाए जाते थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मना कर दिया कि अब यानी कि नागौर में कोई भी तोप बनाने का काम नहीं करेगा। फिर यहाँ के लोगों ने ताले, चाबियां बनानी शुरू कर दी। यानी कि लोहे के जो औजार है ना, वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो पुरुषों के साथ में महिलाओं की भी बहुत अच्छी भागीदारी रही है, इसलिए नागौर को क्या कहते हैं? औजारों की नगरी कहते हैं। इसके अलावा इसको धातु नगरी भी कहते हैं। भाई, जब लोहे का सामान बन रहा है, औजार बन रहे हैं, तो धातु नगरी तो अपने आप ही होगी। ये भी क्या एक प्रकार की धातु है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। झुंझुनू को क्या कहते हैं? झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं। झुंझुनू में खेतड़ी के आसपास में तांबे के खूब सारे भंडार मिले हैं, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा यहाँ पर तांबे की खानों का संचालन किया जा रहा है, तांबे के उत्खनन किए जा रहे हैं। तो तांबे की जब बात आ जाए तो तांबा जिला कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि खेतड़ी है ना झुंझुनू में, पहले तो नीम का थाना में था, फिर हट गया। तो खेतड़ी यानी का झुंझुनू में, वहां पर तांबे के खूब सारे भंडार मिल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वहां पर बढ़िया काम कर रही है, और तांबे की खानों का वही संचालन कर रही है, इसलिए झुंझुनू को क्या कहते हैं? तांबा जिला कहते हैं। टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी। बस हो गया, आपके जिलों के उपनाम कंप्लीट है। नवाबों की नगरी हमने इतिहास में पढ़ा था। 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी, और अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को नवाब की उपाधि दी थी, और इनको टोंक रियासत दे दी थी। इसलिए टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। अमीर खां पिंडारी को नवाब की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। पंजाब का मतलब है 5 आब, यानी कि 5 नदियां जिस क्षेत्र से बहती हैं उसे क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। आब का मतलब पानी। ठीक है, तो यानी कि राजस्थान का पंजाब, जहां से 5 नदियां बहती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में सांचौर से 5 नदियां बहा करती थी, इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। और सांचौर का प्राचीन नाम भी हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है सत्तेपुर। बालोतरा, बालोतरा को पोपली नगरी कहते हैं। भी देखो, बालोतरा अपनी यानी कि अपने छपाई है, रंगाई है, इसके लिए बहुत फेमस है। और बालोतरा में रेशम किस प्रकार की साड़ियां बनती हैं ना, उसे कहते हैं पोपलीन। बालोतरा में इस प्रकार से रेशम की जो साड़ियां बनाई जाती हैं, बालोतरा के अंदर जो रंगाई छपाई का काम है साड़ियों का, वो बड़ा फेमस है। इसीलिए बालोतरा को पोपलिन नगरी भी कहते हैं। सर, पोपलिन क्या है? इस प्रकार से रेशम की जो साड़ियां बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? पोपलिन कहते हैं। और यह काम बड़े पैमाने के ऊपर बालोतरा में होता है, इसलिए बालोतरा को पोपलिन नगरी कहते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पोपलिन नगरी किसे कहते हैं? बालोतरा को कहते हैं। क्यों भाई? वैसे याद इधर अपने को इतना ही ध्यान रखना, पोपली नगरी किसे कहते हैं, लेकिन है क्या सर पोपली नगरी? यानी कि इस प्रकार से सर रेशम के धागों से साड़ियां बनाई जाती हैं, उसे हम पोपलिन कहते हैं। और यह काम रंगाई छपाई का, साड़ियों का बालोतरा में बड़े पैमाने पर होता है। शेखावाटी का सिंह द्वार, अगर आपको शेखावाटी में प्रवेश करना है तो डीडवाना से होकर जाना पड़ेगा। डीडवाना को शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है। तो डीडवाना को क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिंह द्वार कहते हैं। तो इसी के साथ में आपका यह टॉपिक जिलों के उपनाम वाला कंप्लीट हो जाता है, और 5 पेज आपकी किताब की कंप्लीट हो गए। टोटल 110 पेज हैं।
धीरे धीरे सारे पेज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में आपका भौतिक प्रदेश बड़ा टॉपिक है, उसको लेकर आऊंगा। अब तुम ये काम करना, देखो सारी एक दिन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये जो 5 पेज है ना, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब आज तक एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए ना, वो सारे के सारे सवाल मैं लेकर आऊंगा। एक ही क्लास में हम सारे के सारे सवालों को कवर करेंगे। टॉपिक को विस्तार से हमने पढ़ लिया, सारे की सारी बातें मैंने समझा दी। अब इतनी बातें तुम्हें किसी कोचिंग में नहीं मिलेंगी, न तुम्हें को इतना बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट समझाएगा। एक एक चीज समझाई मैंने, यानी कि सामान्य परिचय से लेकर अंतिम यानी कि पूरे जिलों के उपनाम तक सारी बातें बता दी हैं। अब टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, अलग से तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, किताब तुम्हारे हाथ में है। नोट्स बनाने से अच्छा है कि एक बढ़िया तरीके से किताब आ रखी है, इसको बढ़िया पढ़ते रहो, इसको याद करते रहो, और अब यानी कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में सर आप किस लेवल का पढ़ा रहे हो, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम कभी कहते हो कि सर आपकी किताब का लेवल क्या है, अरे भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, टॉपिक को पढ़ लिया ना, अब एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यानी कि छोटी भर्ती से लेकर बड़ी भर्ती तक, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे पुलिस हो, चाहे तुम्हारी फोर्थ ग्रेड हो, हर भर्ती का सवाल लेकर आऊंगा। आज तक जितने भी सवाल पूछे गए ना आज तक, वो सारे के सारे सवाल अपन इस टॉपिक के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।